हेलो एवरीबॉडी। आज पुनः जो है ऑनलाइन के माध्यम से हम लोग अपने क्लास के यानी कि बीएससी एजी सेकेंड सेमेस्टर प्लांट बायोकेमिस्ट्री के पेपर में प्रोटीन का जो प्रॉपर्टीज़ चल रही थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो चुका था, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी हो चुका था। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कुछ चीज़ें बताई गई थी, कुछ थोड़ी सी चीज़ें बची हुई हैं, उसको कंप्लीट करते हुए हम फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। इसमें हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ में देखेंगे कि हाइड्रोलाइसिस क्या होती है। प्रोटीन के केमिकल प्रॉपर्टीज़ में केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोटीन। इसमें हम जो दूसरा पॉइंट था वो आपका क्या होगा, जो दूसरा पॉइंट है वो आपका हाइड्रोलाइसिस होती है। क्या रहती है? हाइड्रोलाइसिस किया जाता है। हाइड्रोलाइसिस के विषय में हम लोग जानेंगे। यहाँ पे इसको हम हाइड्रोलाइसिस को हाइड्रोलाइसिस या इसको हम कहते हैं जल अपघटन। क्या कहते हैं? जल अपघटन। जल अपघटन। जल अपघटन क्या होता है, इसके विषय में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे जो हाइड्रोलाइसिस है होता क्या है, देखिए अगर हम समझने के तौर पे देखें हाइड्रोलाइसिस को, तो हाइड्रोलाइसिस में जहाँ प्रोटीन का निर्माण के लिए जो है जल की आवश्यकता पड़ती है, वहाँ पे ही जल के जुड़ने और फिर जड़ के निकलने, यानी जल अगर उसके अंदर H2 यदि उसके अंदर प्रवेश होता है तब वो क्या होंगी, टूटती हैं, और जब वही जल वहाँ से बाहर निकलता है तो वहाँ वो जुड़ती है। मैंने इससे पहले कल अम्ल या क्षार के जो रिएक्शन थे उसमें हमने आपको ये बताया था कि किस प्रकार से अमीनो एसिड में आपके जल के मॉलिक्यूल्स बाहर निकल रहे होते हैं, और जैसे ही जल बाहर निकल रहे होते हैं वैसे ही आप देखते हैं कि वहाँ से वो टूट करके वो जुड़ करके पेप्टाइड बंध में बन जाते हैं। और यही चीज़ें होती हैं जब ये पेप्टाइड बंध में बनते हैं, या फिर जो है ये इनके में इंक्लूड होता है, जब H2O हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सी आयन जब उसके अंदर इंक्लूड होगा तो वही पेप्टाइड बंध वहाँ से टूट करके अमीनो एसिड का निर्माण करते हैं। चूँकि ये बड़ी श्रृंखला होती है इसलिए यहाँ पे किसी न किसी एंजाइम, चूँकि इनके बनने से लेकर के और इनके टूटने तक में किसी न किसी एंजाइम्स या बैक्टीरिया की आवश्यकता पड़ती है। नाइट्रोजन ऑर्गेनिक मैटर के रूप में अगर नाइट्रोजन जब हम प्राप्त करते हैं तो कुछ इसी क्रम में ही प्रोटीन टूटना प्रारंभ करती है। जो तमाम प्रकार के बैक्टीरिया वहाँ पे लग करके वहाँ पे एंजाइम्स का सिक्रेशन करते हैं, निर्माण करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, और इसके बाद फिर वो धीरे धीरे जो है वहाँ पे निर्माण करते हैं किसका, आपके नाइट्रोजन का, अमोनिया का, नाइट्रेट का, और यही अमोनिया, नाइट्रेट और नाइट्रोजन यही जुड़ करके एक एक कण जुड़ करके यहाँ पे अमीनो एसिड का निर्माण करना, फिर अमीनो एसिड से एक शरीर का निर्माण करना, ये क्रम चलती रहती है। इसमें होता क्या है, इसको हम देखते हैं। मैंने आपसे कल आपको बताया था कि किस प्रकार से इनका निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण हम किस प्रकार से करते हैं, ये चीज़ को हम देख रहे हैं। ये कम से कम 2 अमीनो एसिड की आवश्यकता पड़ती है, इसे हमने कई बार आपको बता रखा है। यह अमीनो एसिड हैं और यह अमीनो एसिड ही आपस में जब जुड़ते हैं तो जुड़ने के दरमियान ये हमेशा जुड़ेंगे कैसे,
ये हमेशा सी टर्न और एन टर्न, जिस सी टर्न को हम क्या कहते हैं अगर देखा जाए तो कार्बोक्सिलिक समूह और एन टर्न को हम कहते हैं अमीनो समूह। ये प्रत्येक अमीनो एसिड में पाए जाते हैं। एक आपका अमीनो समूह पाया जाएगा और एक आपका कार्बोक्सिलिक समूह पाया जाएगा। और जब ये जुड़ते हैं तो यही अमीनो और यही कार्बोक्सिलिक समूह आपस में जुड़ते हैं, और जब यही दोनों आपस में जुड़ते हैं तब जाकर के वहाँ पे किसी न किसी प्रोटीन का निर्माण होता है। पेप्टाइड बंध बनते हैं, पेप्टाइड से डाईपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटियोज, पेप्टोन्स, पेप्टोन्स के बाद प्रोटियोज बनेगा, मेटा प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन बनेगा। और इसी क्रम को अगर उल्टा कर दें तो प्रोटीन बनेगा, मेटा प्रोटीन बनेगा। जब प्रोटीन टूटता है तो प्रोटीन से मेटा प्रोटीन में, मेटा प्रोटीन से प्रोटियोज में, प्रोटियोज से पेप्टोन में, पेप्टोन से पॉलीपेप्टाइड में, पॉलीपेप्टाइड से फिर टूट के डाईपेप्टाइड में, डाईपेप्टाइड से पेप्टाइड, और फिर इसके बाद अमीनो एसिड का निर्माण करते हैं। अगर हम यहाँ पे इनको देख लें, अब देखिए अमीनो एसिड से ही प्रारंभ होता है और यही अमीनो एसिड, मैंने बताया ना कि प्रोटीन टूटने के बाद क्या बनाएगा, अमीनो एसिड बनाएगा। लेकिन अमीनो एसिड के जुड़ने के बाद ही प्रोटीन का संश्लेषण होता है। कैसे होता है इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे अगर हम रिएक्शन को दिखाएं, रिएक्शन को करें तो यहाँ पे इस प्रकार से, मैंने कल आपको बताया था कि पहले अमीनो एसिड जो जिसके बाद के अमीनो एसिड जुड़ने वाले होते हैं, उस एक अमीनो एसिड से कार्बोक्सिलिक समूह से OH और अमीनो समूह से H, ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं जुड़ने में, और या विस्थापित होते हैं, हटते हैं वहाँ से, और हटने के उपरांत जो है बना लेते क्या हैं, H2O बना लेते हैं। यही H2O इनको भी फिर से अलग भी करेगा, आप देखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि अब हाइड्रॉक्सिल समूह और हाइड्रोजन समूह ये दोनों जब अलग होते हैं तो यहाँ निर्माण होता है NH2CH CO, NHCH, ये निर्माण होता है। अब ये क्या हो गए, ये एक प्रकार से पेप्टाइड हो गए, और इसको हम कह सकते हैं कि ये पॉलीपेप्टाइड्स है। क्या है, पॉलीपेप्टाइड्स है, सॉरी मोनोपेप्टाइड। ये एक, चूंकि एक ही पेप्टाइड्स बंध है तो इसको हम मोनो कह सकते हैं। अब यदि यही संख्या और भी बढ़ जाए, यदि और अमीनो एसिड यहाँ पे आकर के लगना प्रारंभ हो जाए, यानी कि यहाँ से लेकर के एक अमीनो एसिड से लेकर के एमिल फिशर ने अपने प्रयोगशाला में 28 अमीनो एसिडों को, एमिल फिशर ने क्या किया था कि एमिल फिशर और हाफ मिस्टर इन दोनों लोगों ने प्रयोगशाला में, लैब में क्या किया था, 28 अमीनो एसिडों को अपने प्रयोगशाला में जोड़ने का काम किया था। यानी कि इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इसी प्रकार से जो अमीनो एसिड जुड़ रहे हैं, एक एक अमीनो एसिड जुड़ते हैं, इसे आप जोड़ सकते हैं। और जोड़ने के बाद जो आज यहाँ पे आप देख रहे हैं एक पेप्टाइड बना है, ये मोनोपेप्टाइड का निर्माण हुआ है। मोनो से डाई होगा और डाई से इसके बाद क्या होगा, आप वहाँ पे देखेंगे पॉलीपेप्टाइड, यानी चूंकि यह 2 या 2 से अधिक जब संख्याएं बढ़ना प्रारंभ होती हैं तो मोनो डाई ट्राई के बाद हम उनको पॉली में काउंट करना शुरू करते हैं, जिनकी हम काउंटिंग नहीं करते हैं। उनकी काउंटिंग, उनकी संख्या असंख्य भी हो सकती है, सैकड़ों की हो सकती है, तो पॉलीपेप्टाइड में वो कन्वर्ट होते हैं। मैं समझ सकता हूं कि इस चीज़ को लेकर के अब कन्फ्यूज़न आपकी ख़त्म हो गई होगी। अब यहाँ पे ही अगर हम देखें कि जो ये मोनोपेप्टाइड है, ये मोनोपेप्टाइड में यदि किसी बैक्टीरिया या एंजाइम की उपस्थिति में, जो आपका प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होती है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम की उपस्थिति में, यहाँ पे आप क्या करेंगे, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम की उपस्थिति में यही जो आपके H2O हैं, यह H2O हाइड्रोजन आयन और हाइड्रॉक्सी आयन के रूप में यहाँ पे क्या करेंगे, इनके साथ इंक्लूड होते हैं।
और जब इनके साथ इंक्लूड होते हैं तो यहाँ पे फिर पुनः क्या बना लेंगे, फिर पुनः ये अमीनो एसिड का निर्माण कर लेते हैं, फिर पुनः वही अमीनो एसिड इनको प्राप्त हो जाती है जो कि अभी तक आपके पेप्टाइड बंध में क्या हुए थे, जुड़े हुए थे। तो इस प्रकार से आपके हाइड्रोलाइसिस के माध्यम से इनको हम कैसे अलग कर सकते हैं, प्रोटीन को जल के माध्यम से। यही एक कारण होता है जब हमारी शरीर टूटती है या जब हमारे शरीर विखंडित होंगी, डिस्ट्रॉय होंगी, तो निश्चित रूप से वहाँ पर आप देखेंगे कि मॉइस्चर या किसी भी पदार्थ को आप जो बायोटिक कंडीशन के होते हैं, बायोटिक नेचर के होते हैं, बायोटिक होते हैं, नेचर तो नहीं कह सकते हैं, जो बायोटिक होते हैं, उन बायोटिक जितने भी जीव हैं, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हैं, वो सभी जो है जब टूटेंगे, जब जैसे ही टूटेंगे, जैसे ही डिस्ट्रॉय होंगे और टूटने के दरमियान वहाँ पे आप देखेंगे या सड़ने के दरमियान जो है वहाँ पे सबसे ज़रूरत होती है किसी चीज़ की, तो मॉइस्चर की होती है, नमी की होती है, और एक निश्चित तापमान की होती है, क्योंकि उसे तोड़ने के लिए कई प्रकार के आपके बैक्टीरियाओं की भी आवश्यकता पड़ती है। जैसे आप देखेंगे अगर नाइट्रोजन के पॉइंट ऑफ व्यू, ऑर्गेनिक मैटर के टूटने के पॉइंट ऑफ व्यू आप देखते हैं तो वहाँ पे बैसिलस, स्यूडोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, ये सारी चीज़ें, नाइट्रोबैक्टर, ये सभी क्या होते हैं, ये जा कर के वहाँ पे उन्हें तोड़ते हैं और तोड़ने के बाद नए नए प्रोडक्ट देते हैं। जैसे बैसिलस के इंक्लूड होने के दरमियान ऑर्गेनिक मैटर टूटकर पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट होना, पॉलीपेप्टाइड से अमीनो एसिड में कन्वर्ट होना, और फिर इसके बाद अमीनिफिकेशन होता, अमीनिफिकेशन हुआ तो अमीनो एसिड बना, अमोनिफिकेशन हुआ तो क्या हुआ, अमोनिया बना, नाइट्रिफिकेशन हुआ तो नाइट्राइट बना, और फिर नाइट्रिफिकेशन के बाद नाइट्रेट बना, फिर इसके बाद क्या होगा, नाइट्रेट के बाद आपका नाइट्रोजन के रूप में स्वतंत्र डीनाइट्रिफिकेशन होती है। डीनाइट्रिफिकेशन के थ्रू वो नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो करके वो गैसीय रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर भी जब ये आपकी शरीर है, ये प्रोटीन होती हैं, अब यही प्रोटीन जो है जब H2O के साथ क्रिया करती है एक निश्चित तापमान पर, तो वहाँ पे हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सी आयन ये दोनों इनके साथ इंक्लूड होते हैं, और इंक्लूड होने के बाद पुनः हम लोगों को अमीनो एसिड प्रदान करते हैं। अमीनो एसिड हम लोगों को क्या होती है, मिल जाती है। यही चीज़ें होती है, हाइड्रोलाइसिस होती है, कि इससे जो प्रोटीन है उनके टूटने के दरमियान हमें क्या प्राप्त होता है। इसके विषय में हम थोड़ा लिखते हैं, और इसको किसने बताया था कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन जोड़ने का, वो एमिल फिशर और हाफ मिस्टर ने। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को लिखना क्या है। अम्ल एवं क्षार से लिखिए, यहां से लिखते हैं अम्ल, क्षार एवं प्रोलाइटिक एंजाइम, प्रोटियोलाइटिक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, इसको कहते हैं इंग्लिश में PRTIO, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। प्रोटियोलाइटिक यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा पहले, एंजाइम प्रोटियोलाइटिक एंजाइम की उपस्थिति में ये क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस की क्रिया करते हैं। द्वारा प्रोटीन के
जल प्रोटीन के जल अपघटन से अमीनो एसिड का निर्माण होता है। अमीनो एसिड का निर्माण होता है। यह जल अपघटन क्रमिक होता है। यह जल अपघटन क्रमिक होता है। यह जल अपघटन क्रमिक होता है जिसमें कई माध्यमिक यौगिक बनते हैं। जिसमें कई माध्यमिक जिसमें कई यहाँ पे देख लीजिएगा, जिसमें कई माध्यमिक यौगिक बनते हैं और अंत में अमीनो एसिड प्राप्त होता है। इसमें क्या होता है कि अम्ल क्षार एवं प्रोटियाटिक एंजाइम द्वारा प्रोटीन का जल अपघटन होता है, यानी हाइड्रोलाइसिस होती है, जिसमें अमीनो एसिड का निर्माण होता है, अमीनो एसिड प्राप्त होता है, हम लिख सकते हैं। यह जल अपघटन निरंतर यानी कि ये चलती रहती है और चलने की वजह से इसमें क्या होती है कि कई प्रकार के यौगिकों का निर्माण होता रहता है। जैसे प्रोटीन यदि टूटता है तो मेटा प्रोटीन, प्रोटियोज, पेप्टोन्स, पॉलीपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड, पेप्टाइड और अमीनो एसिड, ये यानी कि प्रोटीन से और अमीनो एसिड के बीच में आपने देखा कई प्रकार के यौगिकों का भी निर्माण हुआ, यानी कि छोटे हुए क्रम में इनका निर्माण होता है। इसमें क्या क्या चीज़ें बन रही हैं, हम इसको एक ग्राफ में दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको प्राप्त होती है, मिलती है। इसको आप लोग लिख लिए होंगे संभवतः, मेरे हिसाब से आप इसको लिख सकते हैं। आगे हम शुरू करते हैं। इसमें हम जो चीज़ें लिखी गई हैं, इसमें हम उन्हीं चीज़ों को एक छोटी सी एक सीधी श्रृंखला में इसको जोड़ करके हम लिख सकते हैं। प्रोटीन, अब ये प्रोटीन बनती कैसे है? प्रोटीन टूटेगी कैसे? हाइड्रोजन आयन और हाइड्रॉक्सी आयन किसके उपस्थिति में? आपके एंजाइम की उपस्थिति में। एंजाइम क्या होती है? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होती है। किस क्या होती है? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होती है। फिर इसके बाद क्या बनते हैं? ये मेटा प्रोटीन बनते हैं। उसके बाद क्या बनते हैं? मेटा प्रोटीन्स बनते हैं। मेटा प्रोटीन्स के बाद जब ये फिर पुनः इनके अंदर H2O इंक्लूड होता है तो ये क्या बनते हैं? प्रोटियोजेस। क्या बनते हैं? मेटा प्रोटीन के बाद प्रोटियोजेस बनते हैं। प्रोटियोजेस के बाद फिर पुनः H2O इंक्लूड होता है तो पेप्टोन्स बनते हैं। क्या बनते हैं? पेप्टोन्स के बाद पेप्टोन्स बनते हैं। पेप्टोन्स के बाद ये बनेंगे, इनका निर्माण होगा पॉलीपेप्टाइड पे। क्या होगा? पॉलीपेप्टाइड्स।
और पॉलीपेप्टाइड्स के बाद सब में H2O इंक्लूड होता हुआ चला जाएगा। पॉलीपेप्टाइड्स के बाद क्या होगा? डाईपेप्टाइड्स। क्या बनेंगे? डाईपेप्टाइड्स। डाईपेप्टाइड्स के बाद पेप्टाइड्स बनते हैं, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि चूंकि अगर दो भी हैं तो पेप्टाइड के अलावा जिसकी एक साथ टूटेंगे तो यहाँ पे फिर निर्माण क्या करते हैं? उसी H2O के साथ अमीनो एसिड का। किसका करते हैं? अमीनो एसिड का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक प्रोटीन जब हाइड्रोलाइसिस होती है तो वहाँ पे क्या बनती है? यह प्रोटीन टूट करके हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्सी आयन को जोड़ता है। किसकी उपस्थिति में? एंजाइम की उपस्थिति में। और यह एंजाइम ही इन लोगों को इनके साथ क्रिया कराने में सहायता प्रदान करती है, सहायक होती हैं। जब ये हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सी आयन आपके एंजाइम्स, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स की उपस्थिति में इनके साथ जुड़ते हैं तो बनाते क्या हैं? मेटा प्रोटीन बनाते हैं। और यही मेटा प्रोटीन में जब H2O इंक्लूड होता है तो प्रोटियोजिस बनाते हैं, और प्रोटियोजिस में H2O कंप्लीट होता है तो ये बनाते हैं क्या? पेप्टोन्स। और पेप्टोन्स के बाद फिर इसके बाद पॉलीपेप्टाइड, और पॉलीपेप्टाइड के बाद डाईपेप्टाइड, और डाईपेप्टाइड के बाद फिर पुनः अमीनो एसिड का निर्माण कर लेते हैं। अगर हम इसी को उल्टे क्रम में देखें, जैसे अब अभी हमने ये प्रोटीन को टूटते हुए अवस्था में देखा, यही चीज़ अगर हम जुड़ते हुए अवस्था में देखें तो आप देख सकते हैं कि अमीनो, मैंने इससे पहले आपको बताया भी है रिएक्शन से कि किस प्रकार से अमीनो एसिड, दो अमीनो एसिड आपस में, 2 से 3 अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं, पेप्टाइड बनाते हैं, डाईपेप्टाइड बनाते हैं। यही डाईपेप्टाइड फिर पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट होता है, पॉलीपेप्टाइड फिर पेप्टोन्स में कन्वर्ट होगा, प्रोटियोसिस में कन्वर्ट होगा, मेटा प्रोटीन में कन्वर्ट होगा, और इसके बाद फिर प्रोटीन का निर्माण करेगा। और जैसे ही प्रोटीन का निर्माण होता है वो हमारे शरीर के संरचनात्मक इकाई के लिए वो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इसके साथ साथ आपका जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, इस केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम यहाँ पे ही समाप्त करते हैं। इसके बाद जो हम नेक्स्ट और भी आपके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत आते हैं, जैसे आपका जो है कहा जा सकता है हाइड्रेशन हो सकती है, ऑक्सीडेशन हो सकती है, ये सारी क्रियाएं और भी चीज़ें इनके साथ इंक्लूड होती हैं। अब हम लोग इसमें प्रोटीन के इम्पोर्टेंस के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। प्रोटीन का इम्पोर्टेंस क्या होती है इसके विषय में हम लोग जानते हैं। प्रोटीन के इम्पोर्टेंस क्या है? देखिए, महत्वपूर्ण अवस्थाएं बनती हैं जब हम लोग कई बार ऐसे इस तरह से देखे हैं कि क्या चीज़ें होती हैं हमारे जीवन के लिए, जो दैनिक जीवन के लिए कि प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, क्या क्या चीज़ें प्रोटीन से निर्माण की जाती है, कौन सी दवाएं यूज होती हैं। देखिए, इम्पोर्टेंस इसके 3 होते हैं, एक बायोलॉजिकल होता है, एक इंडस्ट्रियल होता है, और एक आपका मेडिसिन के लिए होता है। मेडिसिन में भी प्रोटीन का योगदान बहुत अधिक पाया जाता है, या बहुत अधिक उनको हम देखते हैं। तो हम यूज करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटीन। इम्पोर्टेंस ऑफ importance of protein। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन, और इसको क्या कहते हैं? प्रोटीन के महत्व। प्रोटीन का महत्व, प्रोटीन का महत्व क्या होता है इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। प्रोटीन के महत्व पे मैंने आज बताया कि 3 होते हैं। एक होता है बायोलॉजिकल, जिसको हम दैहिक या जैविक महत्व कहते हैं, बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस होती है। दूसरा होता है इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस होती है, और तीसरा क्या होता है? मेडिसिन इम्पोर्टेंस होती है। ये चूँकि लंबा है, इसको हम अब आपको जो आपका ये इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटीन है, नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम आपको बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए
धन्यवाद।